नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं कुछ सी प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट कोड्स बताऊंगा। ठीक है, कोड्स जो प्रोग्राम कोड अपने एंड सेम के एग्ज़ाम से मतलब एंड सेम के एग्ज़ाम को मायने रखते हुए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहला कोड क्या है, प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये कोड है, ठीक है, वो तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात ये है कि मैंने ना 5 पेज की एक चीट शीट बनाई है। ठीक है, उसको मैंने अपने इंट्रो में दिया था। सी प्रोग्रामिंग का जब मैं इंट्रो नहीं सॉरी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे मैंने, उसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग के कुछ 5 पेज की चीट शीट दी थी। देखो, उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, वो काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, 5 पेज की चीट शीट से आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये वेरिएबल, ये क्या चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, ये क्यों हो रही है। ठीक है, तो चलो पहले इस कोड को समझ लेते हैं। तो ये कोड है प्राइम नंबर और नॉट प्राइम चेक करने का, किसके, सी लैंग्वेज का यूज़ करके। तो सबसे पहले अपन क्या यूज़ ले रहे हैं, इंक्लूड stdio.h हैश। ठीक है, तो हैश क्या होता है ये पता है आपको, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इंक्लूड stdio.h मैं क्यों यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल। हेडर फाइल किसकी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है ये। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसका यूज़ क्यों लिया था, देखो इसका यूज़ है ना प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस का यूज़ करने के लिए अपन इंक्लूड stdio.h का इसका यूज़ लेते हैं। ठीक है, इस हेडर फाइल का अपन प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन है ना, उसका यूज़ करने के लिए अपन लेते हैं। प्रिंटफ क्या करता है, स्क्रीन पर लिखने के लिए यूज़ होता है, और स्कैनफ क्या होता है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अपने पास क्या है, इंट मेन। अब इंट मेन मैंने यहाँ क्यों लिखा, ठीक है, देखो बेसिक से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है आपके लिए, ये कोड नॉर्मल है, पर आपको अगर मैम कहे कि पूरा लाइन टू लाइन समझाओ तो आप ऐसे समझाओगे। ठीक है, तो आपके पास अभी क्या है, इंट मेन। अब इंट मेन मैंने लिखा ही क्यों यहाँ पे, इंट मेन ये ब्रैकेट बंद क्लोज क्यों किया, ओपन क्लोज क्यों किया, और ये ब्रैकेट क्यों लगे। देखो ये ऊपर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, प्रोग्राम का मेन फंक्शन है। क्या है ये, प्रोग्राम का मेन फंक्शन, और यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है इंट मेन से। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए अपन ने। क्या किए, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर, n किया, एक i किया, और एक इज प्राइम इक्वल टू 1। ठीक है, हमने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। समझ में आया आपको, n मतलब क्यों, n क्यों कि हमने n, देखो n मतलब हुआ कि वो नंबर जो आप एंटर करोगे। ठीक है, वो नंबर जो आप एंटर करोगे चेक करने के लिए। ठीक है, आई लूप चलाने के लिए काउंटर वेरिएबल है। क्या है, आई काउंटर वेरिएबल। ठीक है, लूप चलाने के लिए काम में लोगे। और इस प्राइम इक्वल टू 1 ये क्या है, ये एक फ्लैग वेरिएबल होता है। ठीक है, इस प्राइम इक्वल टू 1 ये एक फ्लैग वेरिएबल है। ये p छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है कॉपी में, बाकी आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो इज प्राइम p बड़ा लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ये ले रही ही क्यों है, शुरू में हमने मान लिया था कि प्राइम नंबर 1 मतलब ट्रू। ठीक है, हमने क्या माना था कि शुरू में इज प्राइम इक्वल टू 1, प्राइम नंबर 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये ट्रू केस है हमारे लिए। तो अगर हमें कोई फैक्टर मिल गया तो हम इसे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो चलो आगे। अब क्या कहते हैं अपन, कि अपन प्रिंटफ और स्कैनफ। अब प्रिंटफ में क्या लिखा है, एंटर अ नंबर। यहाँ आप नंबर एंटर करने के लिए आप प्रिंटफ का यूज़ करवा रहे हो। ठीक है, और ये क्या है, ये स्क्रीन पर मैसेज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कि नंबर एंटर करो। ये स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए काम आएगा प्रिंटफ। ठीक है, यूज़र को बताने के लिए, क्या, यूज़र को बताने के लिए कि उसको एक नंबर टाइप करना है, यानी आप यूज़र हो, आपको बताने के लिए कि आपको यहाँ नंबर टाइप करना है। फिर स्कैनफ मैंने क्यों यूज़ लिया, %d, एंड n, ये क्या मैंने यूज़ लिया, देखो स्कैनफ का काम होता है इनपुट लेने का। ठीक है, इनपुट लेता है स्कैनफ। ठीक है, यूज़र से नंबर इनपुट लेता है। ठीक है, स्कैनफ का काम ये होता है। %d क्या है, %d बताता है कि वैल्यू इंटीजर होगी। ठीक है, क्या होगी, वैल्यू इंटीजर होगी। क्या होगी, वैल्यू इंटीजर होगी कि नहीं। ठीक है, और एंड n उस वैल्यू को बताएगा
n वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करता है, ठीक है। एंड n क्या करता है कि n वेरिएबल की जो मेमोरी एड्रेस होती है ना उस पर स्टोर करता है। क्या करता है, ठीक है। n एंड n में क्यों यूज ले रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि उस वैल्यू के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है जब मैं n लूंगा, एंड n लिया इसीलिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, सीधे अपन इस पे आ गए, ठीक है, इस पे ये इफ केस, ठीक है, इफ केस। तो इफ केस पे आए अपन तो क्या कह रहे हैं कि n लेस देन इक्वल टू 1 इज प्राइम इक्वल टू 0, ठीक है। ये चेक क्या कर रहे हैं, ये चेक क्या कर रहे हैं कि नंबर 1 या उससे छोटा हो, जैसे 0 या -1, ठीक है, नंबर 1 या 0, ठीक है, या -1 से छोटा हो। देखो इफ n लेस देन इक्वल टू 1 इज प्राइम नंबर और इक्वल टू 0। देखो अगर नंबर 0 या -1 से छोटा हो, ये चीज वो चेक करेगी, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के हिसाब से 1 से बड़े होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स 1 से बड़े होते हैं उनकी डेफिनेशंस के हिसाब से, ठीक है। अगर अपन नंबर 1 या छोटा है, देखो अगर नंबर 1 या छोटा है ना तो प्राइम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 1 या उससे छोटा है तो वो प्राइम नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इज प्राइम इक्वल टू 0 सेट किया है। देखो ध्यान से देखो इस कंडीशन को, है ना। अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा। अब मैं फॉर लूप लगा रहा ही क्यों हूँ, फॉर लूप किस लिए काम आता है, लूप्स किस लिए काम आते हैं, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करवा के काम करवाने के लिए, ठीक है। तो ये है क्या, देखो ये एक लूप है। क्या है, लूप है, 2 से शुरू हो रहा है। देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, ठीक है, 2 से शुरू हो रहा है और n/2 तक जा रहा है। कहाँ तक चलेगा, n/2 तक, यानी जो भी आप नंबर दोगे उसका अपॉन यानी डिवाइड 2 से होगा ना जब, वहाँ तक चलेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। अब यहाँ हो क्यों रहा है ऐसा, तो प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड हो। क्या हो, एक और खुद से डिवाइड हो, इसीलिए हम 2 से चेक करना शुरू करते हैं। समझ में आया, इसीलिए हमने n/2 लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, i++, ये तो अपन ये फॉर लूप के कंडीशन में आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, इफ n% i इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मेरी बात सुनना है आप, ये है क्या, ये चेक क्या करेगा, देखो यहाँ ये चेक करेगा कि क्या n यानी जो आपने नंबर डाला है वो i से पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो ये इसीलिए यहाँ केस लगाया अपन ने, ठीक है। अगर n किसी भी नंबर से, यानी कोई भी नंबर है यार, कोई भी n कोई भी नंबर है, अगर i से n डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब वो प्राइम है ही नहीं, ठीक है, वो प्राइम नहीं है। और फिर इसीलिए अपन ने फ्लैग वेरिएबल का यूज़ किया है, ठीक है। फ्लैग वेरिएबल को अपन ने 0 कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अपन को पता चल गया है कि नंबर डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, नंबर डिवाइड हो रहा है, तो अब वो प्राइम नहीं आएगा, ठीक है। फिर अपन ने ब्रेक कंडीशन ली। अब ब्रेक कंडीशन कहती क्या है, देखो जो ऊपर फॉर लूप चल रहा होता है ना, उसको वो ब्रेक कंडीशन रोक देती है। क्या करती है, ब्रेक कंडीशन उसको रोक देती है, ठीक है। ब्रेक कंडीशन रोकती है, हमें पता चल गया होता है कि नंबर प्राइम नहीं है, तो हम आगे चेक करने चले जाते हैं, ठीक है। आगे चेक करने चले जाते हैं तो अपन को ये भी पता चल जाता है कि आगे चेक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम बचता है। क्या होता है, टाइम बचता है। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ क्लोज करली ब्रेसिस, इसको क्या कहते हैं अपन, करली ब्रेसिस। इस करली ब्रेसिस को अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लूप खत्म हो गया। अब अपन क्या करेंगे, केसेस डालेंगे, इफ एल्स केस। क्या डालेंगे, इफ एल्स केस, ठीक है। अगर फाइनल चेक होकर इस प्राइम 1 ट्रू है, ठीक है, अगर इस प्राइम 1 ट्रू हो गया, ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे कि नंबर प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। ये स्क्रीन पर आपको इंडिकेट कर देगा कि नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। पर अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर इस प्राइम जो है, इस प्राइम अपन कंडीशन डाल रहे हैं, ठीक है, वो 1 है तो प्रिंट करेगा अपन ये प्रिंट नंबर, ठीक है। पर अगर नहीं हुआ, मान लो 0 हो गया, अगर इस प्राइम 0 हो गया लूप के अंदर,
तो वो क्या करेगा, नंबर प्राइम नहीं है ये यूजर को शो करवा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा यार, उसके बाद तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता चल गया ना नंबर, प्रोग्राम जो भी नंबर है प्रोग्राम की मदद से अपन को पता चल गया कि प्राइम है या नॉट प्राइम है। ठीक है, तो प्रोग्राम यहाँ पे सफलतापूर्वक सक्सेसफुली बंद हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक और कर्ली ब्रेसेस लग के इस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। अब अपन चलते हैं एक और कोड की तरफ। अब ये देखो हमारे पास नया कोड आ चुका है। ठीक है, अपने पास ये कोड आ चुका है और इस कोड को क्या करना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, 7-3। ठीक है, ये कैसे हुआ 7-3? देखो आपको 2 चीजें हिंट मिल गई होंगी, एक ए स्टार ऑपरेटर, ठीक है, और एक ये स्वैप लिखा हुआ। ठीक है, स्वैप लिखा हुआ है तो ए पे कौन सी 3 है वैल्यू और बी पे 7 है वैल्यू, तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, पर अपन पहले कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, जो कोड में लिखा हुआ है लॉजिक वो चेक करेंगे, उसके बाद अपन को 73 आंसर देना है, 7-3 सॉरी। ठीक है, 7-3 ये आंसर तब आएगा जब अपना लॉजिक एकदम सही होगा। ठीक है, और कंडीशन से एकदम मतलब परफेक्ट, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या कि वही इंक्लूड stdio.h यूज लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद ये हेडर फाइल हो गई, फिर void स्वैप यहीं पर आ गया एक और बार। ठीक है, यहाँ पे अपन ने यहीं पे डिक्लेयर करवा दिया स्वैप। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अपन ने जो ए वाले बॉक्स है ना, ए वाले बॉक्स उसमें क्या वैल्यू डाल रखी है 3 और बी वाले बॉक्स में क्या डाल रखी है 7। ठीक है, ए वाले बॉक्स में 3, बी वाले बॉक्स में 7। मेमोरी में 2 बॉक्स बनते हैं। क्या बनते हैं मेमोरी में? 2 बॉक्स। मेमोरी में 2 बॉक्स बनते हैं और ये मेमोरी कहाँ काम आएगी ज़्यादा? देखो नॉर्मली जब भी हम फंक्शन में वेरिएबल भेजते हैं ना, नॉर्मली जब भी हम फंक्शन में वेरिएबल भेजेंगे तो उनकी कॉपी जाती है। क्या जाती है? एक कॉपी जाती है। पर हम यहाँ, ठीक है, हम यहाँ वेरिएबल्स का एड्रेस भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? वेरिएबल्स का एड्रेस। पर किसका यूज लेके? पॉइंटर्स का यूज लेके। अब ये कोड किसके ऊपर निर्भर है? कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पर है। ये पूरा कोड जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। कॉल बाय रेफरेंस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अपन ने पॉइंटर ऑपरेटर का यूज लिया हुआ इसमें, ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद अपन को करना क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई करना। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं? ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। और किसका मतलब? ये स्टार ऑपरेटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लाइन वाइज लाइन अपन समझते हैं इसको। तो लाइन वाइज लाइन आपको भी पता है, INT यहाँ पे टेम्प, उसके बाद स्टार x लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि स्टार x इज इक्वल्स टू स्टार y। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, अपन ने स्टार x इक्वल टू स्टार y अपन ने यहाँ स्वैपिंग की है। ठीक है, x और y जो फंक्शन पॉइंटर्स हैं वो इसे रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, तो x के पास किसका एड्रेस है? a का एड्रेस है और y के पास b का एड्रेस है। ठीक है, तो पॉइंटर x पॉइंट टू a और पॉइंटर y पॉइंट टू b। अब स्टार x लिखेंगे जब अपन, तो इसका मतलब हुआ x पर जो वैल्यू रखी है वो डायरेक्ट a की वैल्यू है। किसकी? a की। ये a की वैल्यू है। ठीक है, अब अपन INT टेम्प स्टार x क्यों यूज ले रहे हैं ये बताना था। तो यहां से ही स्वैपिंग शुरू होगी। INT मेल लेते थे ना अपन, तो वहां से क्या होता था? प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन शुरू होता था। यहाँ INT टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार x है। स्टार x मतलब क्या हुआ? यहाँ से स्वैपिंग शुरू होगी। ठीक है, स्टार x का मतलब हुआ x जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी होगी और a की वैल्यू क्या है? इधर 3 है। एक नया वेरिएबल टेम्प बना है। क्या बना है? नया वेरिएबल बना है टेम्प। ठीक है, उसमें 3 स्टोर हो चुका है। क्या हो चुका है? स्टोर हो चुका है 3। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। स्टार x इक्वल टू स्टार y मैंने बोला था, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। देखो स्टार y का मतलब है y जिसको पॉइंट कर रहा होगा और y किसको पॉइंट कर रहा है? b वाली वैल्यू को। स्टार x a की लोकेशन a की वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। तो अक्सर यही होता है कि a की ओरिजिनल वैल्यू लोकेशन पर 7 स्टोर हो गया। ठीक है, अक्सर यही हुआ कि a की वैल्यू 7 स्टोर हो गई। कैसे स्टोर हुई ये 7? देखो स्वैप हुआ है ना, यहाँ से स्वैप वाला कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ। ठीक है, तो अक्सर यही होता है स्वैप वाले कॉन्सेप्ट में।
ठीक है। अब स्टार वाई इक्वल टू टेम्प किस लिए लिखा मैंने, देखो टेम्प की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, टेम्प की वैल्यू 3 हो गई है। क्या हो गई है टेम्प की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू 3 हो गई है। स्वैपिंग यहाँ से जब शुरू हुई तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई थी 3, यानी स्टार वाई पर ही डाल दी, बी की लोकेशन पर ही टेम्प अपन ने डाल दिया। तो इसका अक्सर मतलब क्या कि हाँ हमेशा यही होता है, क्या होता है कि 3 स्टोर हो जाएगा वाई की जगह 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से चालू किए तो इंट मैन, ठीक है। जैसे यहाँ से स्वैपिंग शुरू हुई ना, तो अब यहाँ इंट मैन आया, यानी यहाँ से प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। जो अपन ने प्रोग्राम लिखा ना वहां से एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, यहाँ से स्वैपिंग शुरू हुई थी, ठीक है। कंडीशन डाल रहे थे अपन, ठीक है। तो स्वैप फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, ये देखो हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ खत्म करवा दिया, यानी स्वैप फंक्शन यहाँ पे खत्म। एंड अब मैं फंक्शन में आ गया, ठीक है, मैं वापस से फंक्शन में आ गया। तो मैंने क्या लिख रहा हूँ, इंट ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, स्वैप लिखा, एंड ए और एंड बी किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, बी की वैल्यू भी पता ही है आपको। अब मैंने प्रिंट एफ %d ए कोमा बी लिखा है। अब ए कोमा बी हमने क्या किया है, देखो क्योंकि हमने एड्रेस पर जाकर चेंजेस किए थे, क्या किए थे, एड्रेस पर चेंजेस किए थे, पता है ना आपको, एड्रेस पर मैंने चेंजेस किए थे। तो मैं फंक्शन के ए और बी की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। फंक्शन में जो ए की वैल्यू थी ना और बी की वैल्यू वो चेंज हो चुकी है, समझ में आया। तो आउटपुट प्रिंट कैसा होगा, आपको पता चला आउटपुट प्रिंट कैसा होगा। अरे ए जो होगा ना वो अब 7 बन चुका होगा, बी जो होगा ना वो 3 बन चुका होगा, तो यही आउटपुट प्रिंट होगा। ये स्वैपिंग वाला सीन था। स्वैपिंग वाला आप कोड भी समझ गए, क्या है स्वैपिंग वाला, आप कोड भी समझ गए, अंडरस्टैंड कर लिया आपने स्वैपिंग वाला कोड, और कोड का लॉजिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट पर, आगे एक और कोड देखते हैं, ठीक है। तो आ गए हम अब नए कोड पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसका आउटपुट नहीं बताया था, तो आउटपुट नहीं बताया था तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको पता तो रहना ही चाहिए, है ना। तो प्रिंट एफ एंटर नंबर लिखा था, ये स्क्रीन पे शो होगा सबसे पहले। तो अपने पास क्या आएगा, एंटर अ नंबर, ठीक है। मैं इधर डालूंगा 7, तो क्या लिखा हुआ आएगा, 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे ही मैं अगर 10 डाल देता इधर तो इट इज अ नॉट प्राइम नंबर, 7 इज अ नॉट प्राइम नंबर, ऐसा लिखा हुआ जाता है, ठीक है। बस इतना सा था वो आउटपुट, मैंने आपको बता दिया। अब ये कोड आ गया अपने पास नया, और ये कोड है फैक्टोरियल का। किसका, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताऊंगा, ठीक है। इस कोड में आपको समझना है तो ठीक है, आपको पूरा ध्यान लगा के इसमें देखना है। थोड़ा लॉजिक का लफड़ा रहता है बच्चों का, इसीलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, ये फैक्टोरियल का कोड है, ठीक है। क्या करता है ये आपको आउटपुट देगा, किसका, फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आउटपुट देगा, ठीक है। आप जैसे मान लो इसमें 5 डाल दोगे, तो 5 डाल दोगे तो इसमें आउटपुट इसका क्या आएगा कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हुआ 120, ठीक है। ये आउटपुट आएगा। तो ऐसा आउटपुट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं वो ये एस इंक्लूड stdio.h, ठीक है। सी लैंग्वेज में ये क्या है, हेडर फाइल, ठीक है। क्या है ये, हेडर फाइल है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये किस लिए यूज लेते हैं आपको पता ही है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ को मतलब अच्छे से लिखने के लिए। जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन यूज ले रहे हैं ना अपन, अच्छे से लिखने के लिए नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज लेते हैं इसमें, ठीक है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन इसी की वजह से यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये टूल्स इसी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। क्या होते हैं ये टूल्स यानी प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो फंक्शन है ना, ये टूल इसी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। ये जो लाइब्रेरी हेडर फाइल है ना, इसी में रहते हैं, याद रखना। तो अब क्या मैंने बताया था कि इंट मेन से क्या होता है, ये एक दरवाजा है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होता है। मैं आपको और भी अच्छे से बता देता हूँ, इंट मेन एक दरवाजा है, एक एंट्री पॉइंट है। यहीं से कोड रन करना स्टार्ट करता है, यहीं से कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। आप जब भी कोड रन कराओगे तो आपको दरवाज़ा कहाँ है ये देखेगा, तो इंट मेन से ही चालू होगा कोड, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। इंट n और फैक्ट इक्वल टू 1 हमने किया क्या, देखो इसमें हम जो नंबर रखेंगे यानी जो यूज़र नंबर रखेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 5, ठीक है, 5, उसकी वजह से फैक्टोरियल का क्या आउटपुट आएगा 120, ठीक है, 120। तो हम कंप्यूटर की मेमोरी
दो डब्बे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में दो डब्बे बना रहे हैं, एक तो ये और एक ये, n और फैक्ट इक्वल टू 1। फैक्ट आपको पता चल गया होगा, फैक्टोरियल के लिए मैं यूज ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम फाइनल आंसर स्टोर करेंगे, इसमें फैक्ट इक्वल टू 1 में। फैक्ट इक्वल टू 1 में अपन फाइनल आंसर स्टोर करेंगे। इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं शुरू में ही 1। क्या रख देते हैं अपन? इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। अब सवाल ये आता है कि 1 सर रखा ही क्यों हमने? 1 ही क्यों रखा? हम 0 भी तो रखते थे। ठीक है, हम 0 भी तो रखते थे। ठीक है, बाद में 0 से मल्टीप्लाई करते अगर, तो बेटा क्या हो जाता? 0 हो जाता, वो चीज पूरी टर्म ही 0 हो जाती। तो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लिखना सही रहेगा कि 0 लिखना सही रहेगा? हमेशा 1 से लिखना सही रहेगा। अगर आपने 0 लिख दिया ना, तो पूरा फैक्टोरियल का आउटपुट ही 0 में आ जाएगा। समझे? ये था लॉजिक। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक था। यहाँ आए अपन, फिर अपन प्रिंट एफ करवा रहे हैं। क्या प्रिंट एफ करा रहे हैं? नंबर प्रिंट एफ करवा रहे हैं। अरे मतलब एंटर अ नंबर, ये स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, इसीलिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज लेंगे अपन। तो स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट होगा ताकि यूजर को तो पता चले कि मेरे को करना क्या आगे। ठीक है, फिर स्कैन एफ %d कोमा एंड एन। तो इसमें होता क्या है? यूजर से नंबर इनपुट करवाया जाएगा। क्या कराया जाएगा? यूजर से नंबर इनपुट कराया जाएगा। %d क्या बताता है? %d कंप्यूटर को ये बताता है कि एक इंटीजर आने वाला है। क्या करने वाला है? एक इंटीजर आने वाला है, पूरा नंबर है वो, एक इंटीजर आने वाला है। फिर एंड एन क्या बताएगा उसमें? एंड एन ये बताएगा कि उस नंबर को n नेम के डब्बे में स्टोर करना है। किससे? n नेम के डब्बे में। n, या फिर तुमने a दिया हुआ तो a, ठीक है, तो मैंने n दिया हुआ है, n नंबर, या फिर नम डब्बा दिया हुआ है NUM, तो उसमें स्टोर करवाएगा, पर मैंने n दे रखा है। समझ गए? एंड n इसीलिए अलग है। मैं अब चलाऊंगा फॉर लूप। फॉर लूप क्यों चलाऊंगा? मैं काम को बार बार करवाऊंगा, इसीलिए मैं लूप चलाऊंगा। लूप क्या होती है? एक चक्री होती है। क्या होती है? एक चक्री। तब तक चलती है जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। तो यहाँ कंडीशन क्या मैंने डाल रखी है? 1 से शुरुआत होगी, 1 से ही शुरुआत होगी भाई। अगर 0 से कर दिया तो फिर तो समझ जाओ क्या लॉजिक लगा रहे हो तुम। तो लूप 1 से शुरुआत होगी, लूप 1 से शुरुआत होगी और n तक खत्म होगी। ठीक है, n तक खत्म होगी। कब तक चलेगा ये लूप? i की वैल्यू n, ठीक है, और i की वैल्यू n, यानी मैंने क्या डाल रखा है? n की जगह मैंने 5 बताया था। क्या बताया था? 5। तो 5 के बराबर या फिर उससे छोटी। ठीक है, फिर i प्लस प्लस, ये तो फॉर लूप का ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था फॉर लूप में ये i प्लस प्लस लिखेंगे। तो हर बार लूप चलने के बाद क्या होता है? i 1 से थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? i 1 से थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे 1 पे चेक हो गई, अब 2 पे चेक हो गई, 3 पे, ऐसे। ठीक है, अब अपन के पास क्या आता है? फैक्ट स्टार इक्वल टू आई। अब मेरा मतलब ये था कि फैक्ट स्टार आई ये है क्या? देखो एक बात कहूँ आपको, फैक्ट स्टार इक्वल टू आई है ना, ये इसका दिल है पूरे प्रोग्राम का ये दिल है। यानी ये मेन था, ये मेन यहाँ लॉजिक था और एक यहाँ लॉजिक था। ये दोनों लॉजिक में आते थे और यहाँ से लॉजिक की शुरुआत हुई थी। ये दिल है उसका बीच में। ठीक है, एक जान है उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू 1, इंटू यानी वही स्टार। ठीक है, तो फैक्ट इंटू आई, ठीक है, 1 नहीं आई। ठीक है, तो ये हो कैसे रहा है? जैसे पुरानी फैक्ट की वैल्यू आई थी ना, ठीक है, जो पुरानी फैक्ट की वैल्यू आई थी उसको आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फैक्ट में ही सेव कर रहा है। क्या कर रहा है ये चीज? पुरानी फैक्ट की जो वैल्यू आई थी वो नई आई की वैल्यू में मल्टीप्लाई करके पुराने जो वापस फैक्ट में जाके सेव कर दे रहा है। ठीक है, फिर प्रिंट एफ फैक्टोरियल %d/n फैक्ट। ये क्या चीज? देखो जब लूप खत्म हो जाएगा ना, तो फाइनल आंसर स्क्रीन पे कैसे दिखाएगा? वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से वो फाइनल आंसर दिखवा पाएगा। ठीक है, तो जब आप करोगे ये चीज तो आपको पता चलेगा। तो आप लूप चलवा रहे हो जैसे, तो 5 के लिए लूप बताता हूँ कैसे चलेगा। ठीक है, जैसे अब 5 के लिए जब आप लूप चलाओगे तो वो कैसे चलेगा? जैसे आप पहली बार में 1 डाले, दूसरी बार में 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले। मैं 5 की कंडीशन बताया था, तो होगा क्या? ठीक है, फैक्ट जो पुराना था वो 1 रहा, उसके बाद 1 रहा, फिर 2 आ गया, फिर कितना आ गया? 6 आ गया, फिर आगे कितना? 24।
ठीक है, ये होगी कंडीशन, ठीक है। आई की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, 6 और लेस देन इक्वल टू 5। गलत हो जाएगी तो लूप रुक जाएगा, पर फाइनल आंसर 120 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 6 वाले तो कंडीशन चेक करनी नहीं है, 124 तक चेक करनी है। 5 की वैल्यू मैंने रखी थी, n की वैल्यू, तो वहाँ तक चेक करनी है, ठीक है। और आपके पास फिर आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे एंटर अ नंबर, तुम डालोगे 5, मैंने बताया था 5, तो कैसे लिखा हुआ आएगा ये जो लास्ट का आंसर है, ये कैसे लिखा हुआ आएगा, फैक्टोरियल, फिर ये 2 डॉट्स, फिर आएगा 120। ये आंसर आएगा इस फैक्टोरियल कोड का। शॉर्ट सा कोड है फैक्टोरियल का, ध्यान दे दिया। ये आता है कम से कम कभी कभी 10 नंबर में, ठीक है, 10 नंबर में आता है। अगर आप अच्छे से लिख दोगे आउटपुट के साथ, इसका एक फ्लो चार्ट बना दोगे, एल्गोरिथम लिख दोगे, बहुत है, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे, ठीक है। चल आगे के क्वेश्चन पर आ गए अपने पास कुछ और भी बेसिक कोड्स। जैसे अपने पास है पहला एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसमें अपन ने ये हेडर फाइल डाली int main, इधर से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आपको भी पता है, ठीक है। फिर फ्लोट r क्या है, अब मैं r क्या है इसमें, जो फ्लोट में जो r है ना, r क्या है, r रेडियस, ठीक है, r क्या है, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जो सर्कल डालोगे आप, प्रिंट एफ, जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, उधर आप नंबर डालोगे, जो भी आपको नंबर डालना होगा, नंबर जो भी इनपुट कराना होगा वो आप नंबर डालोगे। फिर यहाँ फ्लोट क्यों लिया हमने, देखो अगर आप रेडियस डाल रहे होगे ना, तो जरूरी नहीं है कि वो एक फिक्स नंबर पे ही हो, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती है। तो जब वो डेसिमल वैल्यूज में होंगी तो फ्लोट r, यानी जो आप रेडियस डाल रहे हो वो डेसिमल वैल्यूज में इनपुट कराने के लिए फ्लोट की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो प्रिंट एफ अपन ने ये स्क्रीन पर ये शो करने के लिए, स्कैन एफ यानी इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ प्रिंट एफ स्क्रीन पर, ये जो प्रोग्राम है ना, ये मतलब जो टर्म लिखी हुई है ना, इतने से सेंटेंस लिखे हुए ना, ये इसको शो करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज हो रहा है। समझ में आया, ये लाइन को शो करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज हो रहा है, स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए यूजर से, और प्रिंट एफ आगे फिर आता है अपने पास प्रिंट एफ। अब देखो ये जो दो है ना, ठीक है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना, वो एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में भी क्यों नहीं हो, ठीक है। मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो, सिंटेक्स वाइज चलें तो, अच्छे से लिखा जाए तो एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। बाकी इतना कोई मतलब है नहीं, VS कोड में आप इसको रन करवाओगे हो जाएगा। प्रिंट एफ, एरिया ऑफ सर्कल लिखा आपने, ठीक है। फिर परसेंटेज एफ, वो फ्लोट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज एफ, ठीक है। उसके बाद आप 3.14 इंटू आर यानी रेडियस, ठीक है। तो रिटर्न 0 लिख दिया आपने, प्रोग्राम यहाँ खत्म हुआ, अपन ने क्रेली बेसिस से इस प्रोग्राम को बंद किया। आउटपुट क्या आ रहेगा, जैसे अपन ने 8 डाला तो आउटपुट ये आएगा 200 और 0.96, फिर उसके बाद 4 0, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। अब जैसे रेक्टेंगल का ये है, सर्कल का ये है, स्क्वायर का यहाँ मैं ये समझाऊंगा, तो ट्राइंगल का क्या होगा, कुछ नहीं है, ऐसी कंडीशंस डालेंगे और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, बस इतना कर देंगे अपन, बस ये ही लॉजिक लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के कोड में, ठीक है। तो अपन अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ रहे हैं। यहाँ से क्या हुआ, हेडर फाइल, हमने हेडर फाइल डाली है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए हम इसे यूज़ लेते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ लेते हैं, पर यह मैं मेन प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए अपन यूज़ लेते हैं, ठीक है। फिर इंट मैन क्या है, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मैं कितनी बार ही बोल चुका हूँ कि int main क्यों लेते हैं, यहाँ से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, याद कर लो। फिर फ्लोट ले रहे हैं अपन, लेंथ और ब्रेड्थ, उसको मैंने L और B कह दिया। फिर प्रिंट F, इसके मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 नंबर एंटर्स कराऊंगा, क्या कराऊंगा, 2 नंबर्स एंटर कराऊंगा, ठीक है। और स्कैन एफ, %f और %f, ठीक है, अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ के लिए अलग अलग %f, ठीक है। 2 नंबर्स क्या डिफाइन कर देंगे, एक नंबर लेंथ डिफाइन हो जाएगी, एक नंबर से ब्रेड्थ डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर अपन देखा जाए ना, तो एंटर 2 नंबर्स, ये तो अपन जिस सीरीज में लिखेंगे उस सीरीज में आ जाएगा। पर अगर अपन को अपने हिसाब से डालना हो तो आप क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करोगे, प्रिंट एफ में एंटर 2 नंबर्स लिखा है ना, तो सीधे अपन क्या करेंगे, एंटर द लेंथ ऑफ, ठीक है, फिर एंटर द ब्रेड्थ ऑफ,
रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग लेंथ डालोगे, ब्रेड डालोगे, ऐसे। पर मैंने यहाँ पे एक साथ ले लिया है और एक साथ के लिए एक साथ डिफाइन भी करवा दिया है, और उसके बाद ये एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, आपको बताया था मैंने। तो प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर जो उसका आंसर होगा, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इधर क्या था 3.14 इंटू आर यानी पाई आर स्क्वायर था, याद है आपको? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो अपन इसका क्या देख लेते हैं। यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद हो गया। यहाँ आपने क्या हुआ कि कर्ली ब्रेसेस लगा के इस प्रोग्राम को बंद किया। उसके बाद 0 रिटर्न करेगा ये, है ना, रिटर्न 0 मतलब 0 रिटर्न करेगा। और फिर उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, 2 नंबर्स डालेंगे अपन 5 और 10, उससे अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकल जाएगा 10। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है 5 2 10, सीधी बात। फिर चले अपन स्क्वायर पे। छोटी सी प्रोग्राम्स हैं, आपको बस याद रखना है ताकि लॉजिक याद हो जाए ना। तो इसमें का अगर मल्टीप्लाई का भी आ जाए, ट्राइंगल का भी आ जाए, माइनस का भी आ जाए, आपको सब पता रहेगा। वैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर है, वही हेडर फाइल डाली, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से चालू होगा। फ्लोट साइड ली अपन ने, साइड डेसिमल प्लेसेस में भी अपन डलवा सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, इसीलिए फ्लोट यूज लिया। फिर प्रिंट एफ, ये स्क्रीन पर लाइन शो होगी, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। फिर स्कैन एफ, परसेंट एफ, ठीक है, परसेंट एफ, ठीक है, कॉमा एंड साइड, ठीक है, ये यूज ले अपन ने साइड के लिए। यहाँ इनपुट कराएंगे साइड, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एफ, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर परसेंट एफ साइड इंटू साइड। किसके लिए था ये? एरिया ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड। रिटर्न 0 रिटर्न करेगा, कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद, प्रोग्राम बंद। एंटर द 2 नंबर्स, 2 नंबर डाल दो कोई भी। यहाँ अपन 5 ही डाले, इधर डाल देते हैं एक और 5, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 2 नंबर्स का एडिशन कैसे कराते हैं शॉर्ट में, देखो। पहले इसमें भी वही हेडर फाइल, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू, इंट ए बी यानी 2 इंटीजर्स डिक्लेयर कराए, ए और बी, ठीक है। 2 नंबर डालेंगे अपन, 2 नंबर यानी पहला नंबर डाले तो ए हो जाएगा, दूसरा नंबर डाले तो बी हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रिंट एफ, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा वो इधर से शो करवाएंगे, ठीक है, ये स्क्रीन पर शो करेगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। और फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0 करेगा, और उसके बाद क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस बंद, मामला खत्म। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यानी मैं 2 और 5 डालूं तो 7 आ जाएगा आंसर, ऐसे। फिर A to Z अल्फाबेट्स प्रिंट करवाने। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने जो ये कोड लिखा ना, इसमें बहुत सी एरर्स हैं। क्या हैं एरर्स आप कैसे देखोगे इसमें? देखो, एरर्स फाइंड करने का क्या सिस्टम है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि A to Z अपन ने किया, ठीक है, और इधर हैश इंक्लूड stdio.h अपन ने हेडर फाइल डाल दी। फिर इंट मैन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और फॉर लूप की कंडीशन डाल दी कि ए से जेड तक करना है, बार बार काम चलेगा, है ना। मैंने यहाँ पे 4 लिया कैरेक्टर, यहाँ तक तो अपन आ गए। अपन को क्या करना है, गलती फाइंड करनी है, एरर फाइंड। यहाँ तक अपन आ गए, फॉर लूप स्टार्ट हुआ है, 4 i = a की, कैपिटल ए कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, i था तो छोटा z कर दिया मैंने, छोटा z, और i++ कर दिया, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। मेन गलती यहाँ पे हुई है, यहाँ तो सब ठीक था, मेन गलती यहाँ हुई है, एरर यहाँ आएगी। कैसे? देखो, ए से यानी कैपिटल ए से कैपिटल Z तक जो भी ASCII वैल्यूज होती हैं, ASCII वैल्यूज होती हैं, उनका वैल्यू कितना होता है, 65 से 90, 65 to 90। और छोटा a से z तक कितना होता है, 97 to 122। ये होते हैं उनके ASCII वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल ए डाल दिया और फिर छोटा z डाल दिया। यहाँ मामला गड़बड़ा जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर, और कुछ भी चला देगा, जैसे a चला दिया, छोटा b चला दिया, फिर बड़ा c चला दिया, फिर d चला दिया, e चला दिया, f चला दिया, फिर g बड़ा कर दिया। ऐसे हो सकता है प्रोग्राम में, इस हिसाब से एरर आ सकती है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे अगर कैपिटल डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी कैपिटल ही डालोगे। और ये याद रखना, ये वैल्यूज याद रखना है इनकी, 97 to 122, 65 to 90, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज है ये, ठीक है, A to Z, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब लूप Z पर पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ ASCII की वैल्यू अगले के लिए क्या होती है, 91, ठीक है।
और फिर वो 122 से कम होती है, 122 से कम होती है, क्योंकि z है ना अभी भी 122 से कम ही होगा। z जो छोटा z है ना वो 122 से कम ही होगा, तो यहाँ गड़बड़ा जाएगा। तो z कैपिटल और स्मॉल मतलब कैपिटल A, ठीक है। उसके बाद printf पे चले, %c कैरेक्टर के लिए यूज़ हुआ, n फिर i, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, i किया अपन ने, 4 i लगाया, i फिर i इधर, ठीक है। i की कंडीशन चल रही है। अच्छा अपन एक बात बताऊं, i ले रहे हैं ना अपन, इधर ch भी ले सकते थे, ch, ठीक है। उसके बाद अपन चले रिटर्न 0 पे, रिटर्न 0 पर आए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये प्रोग्राम यहाँ पे बंद कराया और A to Z तक लगातार A B C D D E F G H I A B C D E F G H I J K L M N O P Q B, ठीक है। Z तक पूरा ये खत्म हो जाएगा, Z तक ये पूरा लिख के खत्म हो जाएगा, या ऊपर से लेके नीचे लगातार नीचे तक लिखेगा, क्योंकि अपन ने /n यूज किया हुआ, ठीक है। बस यहाँ तक था। अब आगे और अच्छे कोड्स पर चलते हैं। ये आ गया अपने पास नया कोड, ठीक है। अब ये जो कोड है ना, इसमें क्या होता है कि बछुआ डगमगा जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये हो क्या रहा है, इसमें कंडीशन कैसे डालनी है, इसमें क्या बनेगा, इसका पैटर्न कैसे बनाएं, इसका एल्गोरिदम, इसका फ्लो चार्ट कैसे समझाएं, कुछ समझ में नहीं आता। हम समझाने बैठे हैं ना, हम समझाते हैं। तो क्या है, इसको ध्यान से समझना बचुआ, ध्यान लगाना, ठीक है। पूरी नज़र इस पे ही गड़ा के रखना, नहीं तो तुम नहीं समझ पाओगे फिर, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MIQ लिख दो इसको, MIQ लिख ला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाटे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन #include stdio.h, हेडर फाइल लिख दी अपन ने, int main, यहाँ से प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाए, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस लगाए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होता है। ये एंट्री गेट होती है, ठीक है। प्रोग्राम में ये एंट्री गेट होता है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे अपन, इंटीजर्स, 3 इंटीजर, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं अपन int लगा के, ठीक है। और ये क्या है, पहला अपन केस लगा देते हैं फॉर लूप। अब लूप क्यों काम चला रहे हैं, देखो काम को बार बार कराना है, जो काम को बार बार कराना है और बराबर तरीके से कराना है, तो लूप यूज लेंगे अपन, ठीक है। तो फॉर लूप यूज ले रहे हैं इसके लिए, पैटर्न प्रिंटिंग करानी है। क्या करेंगे, पहला केस लगाएंगे i के लिए, i 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 5 तक जाना चाहिए। 5 के इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। 4 तक जाएगा बस, यानी 1 2 3 और 4, बस इतना ही जाएगा। 5 तक यानी इक्वल नहीं लिखा, इसीलिए 5 नहीं लेंगे अपन, ठीक है। फिर i++, जैसे ही एक कंडीशन चेक होगी उसके बाद ये 2 पर आ जाएगा, एक प्लस होता जाएगा, 3 पर आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद अगला फॉर लूप जे के कंडीशन के लिए लगाया जाता है, और जे के कंडीशन के लिए जब तुम फॉर लूप लगाओगे तो ये लाइंस के लिए था, ये स्पेसिस के लिए है। किसके लिए, स्पेसिस के लिए। देखो मैं एक एक के लिए बता देता हूं कि आई के लिए क्या हुआ, लाइन सेटलमेंट के लिए, ठीक है, लाइन सेटलमेंट के लिए। जे के लिए क्या हुआ, स्पेसिस के लिए, ठीक है। और के लिए क्या हुआ कि तुम जब कंडीशन डालोगे, ठीक है, और ये जो स्टार्स हैं, स्टार्स ये कितना कितना प्रिंट होंगे हर लाइन में, वो बताने के लिए, ठीक है। तो स्टार काउंटिंग मान लो, ठीक है, स्टार काउंटिंग के लिए क्या, हाँ भाई इधर इतना, सेकंड वाली लाइन में 2, तीसरी वाली लाइन में 4, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जे की कंडीशन हुआ देख लेते हैं। जे के सबसे पहले 4 डाल रखा है, उसके बाद जे <= 1 कर रखा है, जे माइनस कर रखा है। ये सही है कि आप 4 3 2 1 चलाओगे, ठीक है, इक्वल टू तक भी चलेगा, पर क्या होगा, हर बार में एक माइनस होता जाएगा, एक माइनस, ठीक है, एक माइनस होता जाएगा, जे की वैल्यू एक माइनस होती जाएगी। तो क्या होगा कि कोई भी ये जैसे पहला ये लाइन बनाई है इसने, तो उससे पहले ये 4 गैप लाएगा, 4 गैप करेगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 गैप करेगा, और फिर उसके बाद पहला स्टार इसका प्रिंट होगा, समझ गए। अब क्या हो रहा है, printf पे आ रहे हैं, और ये गैप है ना जो, उसको अपन निर्देश कराएंगे, उसको अपन दिशा निर्देश कराएंगे कि देखो हम गैप डाल रहे हैं, स्क्रीन पे इंडिकेट मारिएगा,
ठीक है, आउटपुट में, ताकि आप डैश डाल सकें। ठीक है, उसके बाद आप गए फॉर लूप का के वाली कंडीशन पे, 1 से शुरू होनी चाहिए और 2 इंटू आई माइनस 1, 2 इंटू आई माइनस 1 तक की कंडीशन पे चलनी चाहिए और के हर बार एक 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 एक, एक वैल्यू प्लस होना चाहिए। तो जब ये प्लस होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो वैसी कंडीशन लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी कंडीशन, जैसे मान लो अपने पास आ जाता है तीसरा नंबर 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 हो गया। ठीक है, तो 5 बार स्टार तीसरी वाली लाइन में 5 बार स्टार प्रिंट हुआ, यही था इधर। उसके बाद अपन सिंबल बताएंगे इसको कि सिंबल कौन सा यूज लेना है भाई साहब। तो प्रिंट एफ में सिंबल हमको स्टार वाला यूज लेना है, ये हम इंडिकेट कराएंगे, यूजर इंडिकेट कराएगा। उसके बाद अपन आएंगे प्रिंट एफ पर। प्रिंट एफ पर क्या बताएगा कि /n मतलब क्या। अब /n हमने अलग से क्यों लिया, देखो बताऊं, मैंने इधर कंडीशन तो डाल दी पर मैंने इसको बता नहीं पाया कि /n में यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फिर एक साथ प्रिंट होते जाएंगे, टिप होते जाएंगे, नई लाइन नहीं आ पाएगी बचुआ, नई लाइन नहीं आ पाएगी, समझ रहे हो। तो नई लाइन लाने के लिए ही हम /n का यूज लेंगे, समझ गए। न्यू लाइन लाने के लिए /n का यूज होगा। आगे हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद करेंगे, यहाँ प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद रिटर्न 0 आएगा, 0 रिटर्न करेगी वैल्यू, और यहाँ होल प्रोग्राम बंद हो जाएगा और यहाँ आउटपुट ये आ जाएगा 5 स्टार्स, फिर इसमें एक एक में एक 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं अपन ग्रेडिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब सी वाले जो एंड सैम का पेपर होता है उसमें तो फंसता है, कई कबार काफ़ी हद तक फंस जाता है। मतलब 70% रेशियो है इसका, और इसका रेशियो तो भैया आप क्या ही बोलूँ, इसका रेशियो तो 95 से 100% होता है। पैटर्न प्रिंटिंग मैंने तो सीरीज वाला बताया, आपको पिरामिड वाला करना पड़ता है। सोच लो इसमें कैसी कंडीशन डालनी होगी आपको, समझ जाओ। फिर उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आ गया अपने पास, ये 70% होता है रेशियो इसका, मतलब आने का चांसेस। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन, यहाँ से जो प्रोग्राम है चालू हो रहा है, इंक्लूड stdio.h यानी वही अपने ये जो पूरी टर्म हो गई वो हेडर फाइल हो गई। ठीक है, अब इंक्लूड करवाते हैं, ये किस लिए काम आती है मैंने आपको बताया था, प्रिंट एफ स्कैन एफ इंक्लूड करवाने के लिए। और ये जो अपनी कैलकुलेशंस चल रही हैं, INT मेन वगैरह चल रहा है, इंटीजर्स वगैरह चल रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हो, इन सबको इंक्लूड करने के लिए। उसके बाद आप जाओगे इंट मेन पर, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होता है। बहुत बार बोल चुका हूँ, हर प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, हर कोड पर बोल चुका हूँ, हर एक सेंटेंस जब आता है ये तो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद मैं INT मार्क्स बोलता हूँ, मार्क्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स नाम की टर्म को डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं अपन प्रिंट एफ यानी स्क्रीन पर मैसेज ये शो होगा, किसको, यूजर को क्या शो होगा कि मार्क्स एंटर करो। ठीक है, तो मार्क्स आप एंटर करोगे, स्कैन एफ, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखने के लिए आएगा, यहाँ इनपुट देने के लिए आएगा। तो यूज़र स्कैन एफ से इनपुट लेता है, मतलब कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है स्कैन एफ से, और यूज़र स्कैन एफ के जरिए इनपुट देगा। ठीक है, तो स्कैन एफ हमें इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, तो %d, एंड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे अपन मार्क्स डाल देंगे, जो भी यूज़र मार्क्स डालेगा। ठीक है, नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम एक अगर सब्जेक्ट कराने होते हैं ना, तो ये अब इतना लंबा होता पूरा ये, तो वो ऊपर वाला तो आपको पता ही है कैसे डालना है, कुछ नहीं करना, प्रिंट एफ लिखोगे, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, स्कैन एफ लिख दोगे, मैथ्स, ऐसे कि नंबर ऑफ मैथ्स, मार्क्स ऑफ मैथ्स। फिर वही प्रिंट एफ, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी। फिर सामने वो %d जो भी आप ले रहे हो, फ्लोट भी ले रहे हो, तो जैसे फ्लोट इसीलिए लोगे क्योंकि डेसिमल प्लेसेस अगर चाहिए आपको, डेसिमल वैल्यूज, तो फ्लोट यूज करोगे। ठीक है, बाकी आपको एक फिक्स नंबर डलवा के अगर कैलकुलेशन करानी है तो %d भी ले सकते हो, INT वगैरह। ठीक है, तो अपन चलते हैं, अपन यहाँ पे देखते हैं स्कैन एफ अपन ने यूजर से इनपुट लिया अपन ने, मतलब कंप्यूटर ने, तो अपन इफ लगाए, फिर इफ केस लगाए। अगर इफ क्या हुआ, अगर मार्क्स 90 से ऊपर हैं और या फिर इक्वल हैं, तो प्रिंट क्या होगा, ग्रेड ए प्रिंट होगा। क्या होगा, ग्रेड ए प्रिंट। ठीक है, अब अगर नहीं होता है ऐसा, ठीक है, अगर नहीं होता है, एल्स इफ कंडीशन,
अगर मार्क्स 75 से बड़े हैं और 75 क्या इक्वल हैं तो ग्रेड बी प्रिंट होगा, ग्रेड बी शो होगा, आउटपुट स्क्रीन पर ग्रेड बी शो होगा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं एल्स बी पर। इलिस इफ मार्क्स अगर बड़ा हुआ 60 से, अगर इक्वलिटी हुई, इक्वल हुआ, ठीक है 60 से, तो क्या हो जाएगा, ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेड सी प्रिंट, ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा। ये तीनों केसेस लग जाएंगे और एल्स आ गया उसके बाद, तो प्रिंट एफ अपन क्या करें, अगर ये तीनों केसेस ही नहीं लग रहे अपन के पास तब एल्स अपन यूज लेंगे। और एल्स में क्या होगा, फिर आपको पता ही है कि स्टूडेंटवा जो है वो फेल हो गया है क्योंकि उनका ध्यान इस कोड पर नहीं था। अरे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ध्यान दो इस कोड पर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इस पे, बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये और ये इन कोड्स पे आपको ध्यान देना था, आपने ध्यान नहीं दिया है, मुझे पता है। ध्यान दो, आपको पता चलेगा। फिर प्रिंट एफ फेल, वीडियो वापस पीछा करके देख लो और मैं फिर से इसमें चीट शीट डाल दूंगा, ठीक है। आप चीट शीट से वापस देख लेना, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, आप 5 पेजों को उस चीट्स को वापस दोहराना, समझना क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिर 0 रिटर्न करेगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं डालूंगा अगर कि 92 तो मेरा ग्रेड क्या प्रिंट होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। ग्रेड क्या प्रिंट होगा अगर मैं 92 डालूंगा, तो 92 मार्क्स डालता हूं तो ग्रेड प्रिंट क्या होगा, 92 मार्क्स मेरे 92, तो ग्रेड क्या प्रिंट होगा बताओ, ये कमेंट में बताना, ठीक है। आपने ध्यान दिया है ना, ये कमेंट में बताना। ये कोड एक लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोड एक लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए लिखा है। मैंने इसमें बताया है कि x की वैल्यू 3 है, ठीक है, और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। कोड आप पूरा लिख लेना, पर मैं एक लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए बता रहा हूँ। तो रिजल्ट भी अपन ने डाला प्लस प्लस एक्स प्लस 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 वाई प्लस 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 एक्स प्लस 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 वाई, ठीक है। तो प्रिंट एफ अपन ने करवाया %d/n, ठीक है। फिर रिजल्ट बी जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ आ जाएगी और फिर प्रिंट एफ जो भी कैलकुलेशन होगी वो नीचे बताया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि जैसे इसका पूरा आंसर निकालना होगा, तो इसका पूरा आंसर कैसे निकलेगा, देखो पूरा आंसर क्या होगा, 20 होगा, ठीक है, 20 होगा, क्या होगा 20, और x की वैल्यू 5 हो जाएगी। एक्सप्रेशन को पोस्ट क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट कराने के बाद x की वैल्यू 5 हो जाएगी, प्री आफ्टर एक्सप्रेशन जब है ना पूरा वो हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आफ्टर इंक्रीमेंट x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो देखो प्लस प्लस x से अपन क्या समझेंगे, प्लस प्लस x से क्या हुआ कि 3 था तो 4 हो गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर 4 था y तो 5 हो गया, फिर इधर 4 था, पहले से 4 था, एक और किया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5, तो 9 5 14 हो गया, प्लस और एक 6 हो जाएगा। ये 6 कैसे हुआ कि अपने पास y कैसे पड़ा था, पहले से 5 पड़ा था, एक और इंक्रीमेंट हुआ है 6 हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 20। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैंने तो चैट जीपीटी पे देखा था 22 आ रहा है बार बार मेरा, सर 22 आ रहा है। तो ये लो स्क्रीन पे कुछ 3 प्रूफ्स जो आपको बता देंगे कि देखो ये कोड किसका है, LCM का कोड है, किसका, LCM का कोड है। देखो अपन इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वही हेडर फाइल इंडिकेट करवा रहे हैं, ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं, हैश इंक्लूड ले रहे हैं। हैश इंक्लूड किस लिए लेते हैं, प्रिंट एफ करने के लिए, और अदर फंक्शंस जो काम करेंगे इसमें फाइल में प्रोग्राम होकर, ठीक है, इस प्रोग्राम में जो अदर फंक्शंस काम करेंगे उसके लिए हम हैश इंक्लूड हेडर फाइल यूज ले रहे हैं अपन, ठीक है। हैश को क्या कहते हैं फिर बता देता हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये जब कोड स्टार्ट होता है ना क्लास में, तो एक बात कहूँ, मैम या फिर सर या फिर जो हमारे टीचर होते हैं, ठीक है, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें इतना परेशान कर देते हैं, मतलब अपन को सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं हमारे मन में कि हम ये तक नहीं बता पाते कि LCM 1 नंबर से होता है या 2 नंबर से। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि LCM 2 नंबर से होगा या 1 नंबर से। 2 नंबरों से LCM निकलता है बेटा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहा गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहा गया बेटा, LCM तो ही तो लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, हिंदी में और अच्छा समझा दिया आपको, ठीक है। उसका मतलब ही यही हुआ कि लीस्ट सबसे छोटा, अरे किसी 2 नंबरों में से ही मतलब इवेलुएट होके निकलेगा ना, तो फिर आपको याद होना चाहिए ना, सस्पेंस
क्रिएट कर रहे हैं, छोंक कर रहे हैं मैडम, आप अपना दिमाग लगाओ ना। 2 नंबरों से ही एलसीएम निकलेगा ना, सीधी बात है। चलें अपन आगे, समझ गए, आगे चलते हैं। इंट मैन अपन ने किस लिए यूज लिया, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। और INT अब मैं बता देता हूं और भी अच्छे, क्योंकि बच्चों को क्या है अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो INT क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या काम क्या होता है कि फंक्शन एक इंटीजर वापस कर देता है। क्या करता है फंक्शन, इंटीजर वापस कर देता है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ डिक्लेरेशन करा है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, 4 डब्बे। देखो वेरिएबल डिक्लेयर करने को अपनी ट्रिक से याद रखना, और ट्रिक मैं आप बताता हूँ, 4 डब्बे, ठीक है, 4 डब्बों से याद रखना, 4 डब्बे, ठीक है, 4 क्लोज्ड लूप्स या 4 डब्बे, ठीक है, उनसे याद करना, 4 लूप, ठीक है, 4 बॉक्सेस, उस चीज से इस डिक्लेरेशन को याद रखना। हमेशा डब्बा तीसरी लाइन या चौथी लाइन पर काम आता है, ये याद रखना, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए बी डलवा रहे हैं, मैक्स डलवा रहे हैं और एलसीएम डलवा रहे हैं। देखो ए बी क्या करेगा, यूजर से 2 नंबर मांगेगा और इसको स्टोर करने के लिए नंबर मांग रहा होगा यूजर से, ठीक है। मैक्सिमम क्या करेगा, 2 नंबर जो तुम दोगे उसमें से मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, वो बता देगा, तो मैक्सिमम वाला बाहर निकल जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही फाइनल उत्तर जो निकलेगा, फाइनल आंसर जो निकलेगा वही एलसीएम होगा अपना, इसीलिए अपन एलसीएम यूज ले रहे हैं। प्रिंटएफ करवाएंगे, नंबर इंडिकेट करवाएंगे, एंटर द 2 नंबर्स लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसको शो करवाना है, इसीलिए हम प्रिंटएफ का यूज लिए। स्कैनएफ का किस लिए यूज ले रहे हैं, 2 नंबर्स इधर से एंटर होंगे, ठीक है, अपने पास यहाँ अपन 2 नंबर्स एंटर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, 2 नंबर्स एंटर, यहाँ यूजर वैल्यू डालेगा, ठीक है। अब अपन लगाते हैं सीधी बात कंडीशन, ठीक है। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का क्या, कि बड़े नंबर से शुरुआत करो। क्या करो, बड़े नंबर से शुरुआत करो, और एलसीएम कभी भी छोटे नंबर से नहीं हो सकता, समझ गए। एलसीएम कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, एलसीएम कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, बात को समझो, ठीक है। फिर ए बड़ा है बी से, समझ गए, ए बड़ा है बी से, समझ लो ऐसे। इधर मैंने कंडीशन दी है, ऐसा बताया है मैंने, या इंडिकेट कराया है कि ए बड़ा है बी से, तो मैक्सिमम क्या हो गया, अब ए हो गया, ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमम क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। एल्स अगर मैक्सिमम बी है, अगर मैक्सिमम बी है, वेरिएबल में दोनों में से बड़ा नंबर आ गया जैसे, ठीक है, मैक्सिमम बी है जैसे, तो अब हमारे पास क्या है गया, वेरिएबल जो है ये दोनों, इन दोनों में से बड़ा नंबर आ गया है अपने पास, समझ रहे हो। अब इन दोनों में से अपने पास बड़ा नंबर आ गया है, अब व्हाइल लूप का यूज करेंगे। व्हाइल लूप क्यों यूज लेते हैं, देखो लूप्स है ना, लूप्स का नाम ही यही है, अनंत, ठीक है, अनंत तक यूज होने वाली चीजों को अपन लूप्स में इंडिकेट करवा देते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप होते हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप का अपन यूज ही क्यों ले रहे हैं, देखो 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। तो ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक अपन ब्रेक नहीं कर दें, ठीक है, जब तक अपन ब्रेक नहीं कर दें। तो ये अपन कंडीशन लगाते हैं, इफ मैक्स परसेंट ए इक्वल टू 0 एंड मैक्स परसेंट बी इक्वल टू 0। तो मैक्स परसेंट जो बी है, ठीक है, वो अपन ने लिखा बी है ये, ठीक है, बी है, ध्यान रखना बी है। देखो क्या है, यहाँ चेक क्या करेगा कि मैक्स में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसमें क्या होता है, मैक्स का जो ए का भाग है ना वो पूरा पूरा जाएगा उसमें, ठीक है, पूरा पूरा जाएगा, और इक्वल टू अपन ने 0 लिखा, बी का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। अब मैक्स दोनों नंबरों में से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्स जो वैल्यू आई है मैक्सिमम, वो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, और वही हमारा एलसीएम होगा, समझे। फिर अपना ब्रेक लगेगा, यहाँ ब्रेक लग जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे व्हाइल लूप ब्रेक करवा रहे हैं, लूप को तोड़ेंगे क्योंकि हमारा उत्तर मिल गया है, यहाँ पे हमारा उत्तर मिल गया है। तो अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे और मैक्स प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, मैक्स प्लस प्लस, ठीक है। ये लाइन कब चलेगी, इफ वाली शर्त अगर लग रही है तो। कौन सी इफ वाली शर्त, कहाँ है ये रही, ठीक है। अगर इफ वाली शर्त लग रही है, अगर इफ वाली शर्त अगर गलत हो गई हो तो, है ना, ए बड़ा है ना 20 है, हाँ, तो इफ वाली शर्त अगर गलत हो गई है तो ये मैक्स प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अरे ये शर्त गलत हो गई तो मैक्स प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी नंबर डिवाइड ही नहीं हुआ है, मैक्स इफ वाला कंडीशन में नंबर डिवाइड ही नहीं हुआ, ठीक है।
तो मैक्स को 1 से और बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, लूप दोबारा चल जाएगा। यहाँ पे लूप का ही सारा काम है, लूप समझ गए, सब समझ गए, लूप का काम है। लूप 1 से बढ़ जाएगा, दोबारा चलेगा, मैक्स के लिए चेक करेगा, वाइल लूप फिर चेक करेगा, ये होता रहेगा और ये कंडीशन बार बार ऐसे करके चेक करती है, ठीक है। वाइल लूप इन्फिनाइट चीज़ों के लिए तो लगाया गया है कि बार बार प्रोग्राम चेक हो सके, ठीक है। फिर जो भी एलसीएम आएगा उसको ऐसे प्रिंट होगा। 2 नंबरों का एलसीएम था ऐसे, तो अपन कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे A4 आया हुआ है और B4 आया हुआ है। तो देखो मैं एक मान लो जैसे लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अब लॉजिक समझा ही देता हूँ। जैसे इन दोनों में से B बड़ा है, क्या हो गया है यहाँ पे, B बड़ा हो गया, तो 6% 4 = 0। क्या हो गया, 6% 4 = 0। बी वाली कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, देख लो, बी वाली कंडीशन लगा रहा हूँ। तो अभी मैक्सिमम क्या हो गया, देखो इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये जो बचेगा ना इधर से, ये इफ के अंदर नहीं जाएगा और मैक्स प्लस हो जाएगा, यानी मैक्स की वैल्यू 1 और बढ़ जाएगी, यानी 7 हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी, 7। तो मैक्स की वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो क्या फिर से कंडीशन लगेगी, 7% 4 = 0, ठीक है। यहाँ पे मैक्स हो गया 8, क्या हो गया 8, ठीक है। मैक्स हो गया 8, नहीं हो गया ये, ठीक है। ये चक्कर भी नहीं हुआ। अब चक्कर एक और लगाएगा, वो 8 और परसेंट अपन ने कहा 4 = 0, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अब ये जो हो जाएगा वो यस हो जाएगा, ट्रू, हाँ सही है भाई, ये कंडीशन एकदम मैच कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इससे समझो, ठीक है। तो मैंने 8% 4 = 0 किया, तो ये हाँ भाई चल रहा है, सही है। 8% 6 अगर होता तो क्या होता, नहीं, दोनों शर्तें पूरी नहीं हुई ना, तो गलत, सीधी बात गलत, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 4 और 6 की जो आप एलसीएम लाओगे वो 12 होगा। कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। देखो आंसर वेरीफाई करने आने के लिए तो आप भी कर ही सकते हो, 4 और 6 का कर देना, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, ये आ गया आपके पास एलसीएम, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12, ये हो गया आपके पास एलसीएम 12। बस यहाँ से आंसर वेरीफाइड, यानी यहाँ से आंसर वेरीफाइड, आपका एकदम बात सही है, प्रोग्राम एकदम ट्रू प्रोग्राम एकदम। यही मैं आपको सिखाना चाहता था। कुछ कोर्स मैंने आज जो कराए वो फर्स्ट सेमेस्टर के एंड सेम एग्जाम होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाला, फर्स्ट सेमेस्टर का जो लास्ट एग्जाम होता है ना, एनुअल एग्जाम, भाई उसमें ये कोर्स, ये जो अपना ये जो कोड्स थे, कोड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब ये छोटे छोटे कोड्स आपको लग रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मैंने ये सिंपल करा दिया, एक यूक्लिडियन थ्योरम का यूज़ होता है इसमें। एक यूक्लिडियन थ्योरम का यूज़ करके भी एलसीएम को करते हैं। सोच लो, मैंने तो सिंपल बना के करवा दिया आपको, सिंपल कंडीशंस लगाई, एलसीएम सॉल्व्ड। पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो प्लीज़ भाई, मेहनत बहुत करते हैं आपके लिए, आप प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से कोड्स को देखिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए ज़रूर, ठीक है, कमेंट करो और लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल यार करते हैं यार, सब्सक्राइब कर दो यार, तुम बच्चे हो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। और तो क्या, भाई को बढ़ावा दो यार, थोड़ा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए मुझे भी, क्या हाँ बच्चों को मस्त समझ में आ रहा है, अब और पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ और ज़्यादा ट्रिक्स लाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी चलते हैं, धन्यवाद।